इज इन यूरोप में। ये इसका यूरोपियन जो आपको मेकिंग ऑफ यूरोप का सबसे फर्स्ट पार्ट का बाद इसका सेकेंड दिया गया है जैसे। तो इसमें पता है कि हाउ मेनी यूरोपियन कंट्री मिड 18th सेंचुरी मेक नेशनलिज्म। तो कितने ऐसे देश थे जो आपको उस समय में राष्ट्रीय यानी लोकतांत्रिक स्वरूप को पाए हुए थे। तो यहाँ देखते हैं कि 1 2 मोर देन 2 और 0। तो क्या थे? 0। यानी कोई भी ऐसा देश नहीं था जो उस टाइम में लोकतंत्र को पाए, लोकतांत्रिक स्थिति में। सब या तो ऑटो डेमोक्रेसी होंगे, एरिस्टोक्रेसी उसी के अंतर्गत होगा, ये सब में बने रहते हैं। फिर है कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर, किसके अंतर्गत काम कर रहे थे? तो जैसे राजा होता है तो राजा के अंतर्गत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो राजा जो होते हैं वो क्या है? तो मोनार्की माने राजा का स्वरूप है। देखिए यहाँ पर क्या ऑटोसेंट्रिक मोनार्की यानी राजा केंद्रित था, माने राजे के ही अंदर सारा कुछ काम हो रहा है, तो ऑटोसेंट्रिक हो गया। तो ऑटोसेंट्रिक मोनार्की के अंतर्गत काम होते थे ओनली वन एंड नन। फिर क्या दिया? हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूलिंग ओवर्स। तो हैब्सबर्ग एम्पायर किन पे राज्य कर रहा था, किन देशों पे या किन स्टेट पे राज्य कर रहे थे? तो फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, बोथ सेकेंड एंड थर्ड है। तो कौन है? ऑस्ट्रिया पे और किस पे? हंगरी पे आपको ऑटो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था सो शासन उस समय कर रहा था। Which country has the aristocracy? किस देश में एरिस्टोक्रेसी थी? तो जैसे आप देखेंगे कि शासनिक व्यवस्था को चलाने का जो प्रोसेस होता है वो किसके अंतर्गत कहलाता है? एरिस्टोक्रेसी के अंतर्गत है। तो क्या है? टाइरल्स में है, स्वीडन स्वीडेनलैंड है, फिर क्या है? बोहेमिया है, ठीक है। तो इन सभी जगह पे किसका नाम दिया गया आपको? ऑल द एबव, माने सबके स्थान आते हैं, माने सभी जगहों पे हुए मौजूद है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। क्या किया कि इटालियन स्पीकिंग प्रोविडेंस ऑफ, इटालियन भाषा जो है किन जगहों पे बोली जाती थी? लोम्बार्डी में, वेनेशिया में, या बोथ फर्स्ट और सेकंड में और नन में। तो इटालियन बोली जाती थी लोम्बार्डी में और वेनेशिया में। तो ये दोनों क्या हो गए? फर्स्ट और सेकंड। अब दिया गया है कि यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन को मैचिंग के रूप में दर्शाया गया है एमसीक्यू में ही रहता है, बहुत सारे टाइप बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैचिंग में क्या किया गया? 1 से लेके 4 तक के कंट्री नेम दे दिया गया है और यहाँ 1 से 4 तक के उस देश का लैंग्वेज दे दिया गया है। और इसमें मैचिंग जो होगा वो आपको कोई एक नंबर देगा। ऐसे में बच्चे ज्यादा उलझते भी रहते हैं। तो यहाँ अगर ध्यान दें तो यहाँ क्या है? बोहेमिया है, वेनेशिया है, हंगरी है और गोलिसिया, ठीक है। और यहाँ देखिए तो पॉलिश है, मग्यार है, इटालियन है और जर्मन। क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ पे अलग अलग करके मैचिंग के रूप दिए गए हैं। तो 1 का देखिए अगर बोहेमिया है तो बोहेमिया कहाँ पे मिल रहा है? तो आपको जर्मन में मिल रहा है। बोहेमिया का लैंग्वेज क्या हो गया? जर्मन। उसके बाद देखिएगा क्या है? वेनेशिया है, वेनेशिया का लैंग्वेज क्या हो जाएगा? इटालियन, ठीक है। तो यहाँ क्या है? वेनेशिया का लैंग्वेज क्या हो गया? इटालियन। उसके बाद देखेंगे हंगरी, हंगरी का लैंग्वेज क्या हो जाएगा? मग्यार। और गोलिसिया का क्या हो गया? पॉलिश। तो इस प्रकार से ये ऊपर से नीचे की ओर क्रम से डाला गया है, जिसके कारण आप अच्छे से ऐसे ही समझ सकते हैं इसको। तो है तो ये मैचिंग, लेकिन मैचिंग को उठा के कहाँ डाल दिया गया? एमसीक्यू में, और इस क्वेश्चन में गलती होने की ज्यादा संभावना बन जाती है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए कि हाउ मेनी डोमिनेंट ग्रुप बिसाइड द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में कितने डोमिनेंट ग्रुप थे, मतलब कितने खंडों में बटे हुए थे? तो वो कौन से थे? लगभग 3 थे। क्लियर हो गया? यस। तो व्हिच एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लासेस? डोमिनेंट क्लासेस यानी आपको जो एरिस्टोक्रेसी थे ये किसमें अंतर्गत आते हैं? तो सोशलिस्ट थे कि पॉलिटिकल थे? सोशलिस्ट माने सामाजिक कोई थे या राजनीति से थे? तो यहाँ पे क्या दिया गया है? बोथ, सोशलिस्ट भी थे और क्या थे? पॉलिटिकल भी थे। एरिस्टोक्रेसी स्पोकन लैंग्वेज, एरिस्टोक्रेसी स्पोकन लैंग्वेज। जो एरिस्टोक्रेसी क्या है सो समझिए पहले। एरिस्टोक्रेसी जो है संप्रभुता माने सबसे संपत्ति वाले लोग सब होते थे, माने राजा से नजदीकी होती थी, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती थी और उनके अपने ही माने समुदाय में उनका शादी विवाह होता था, माने कि स्टैंडर्ड
लेवल उसका ऑफ लिविंग हुआ। तो एरिस्टोक्रेसी स्पोकन लैंग्वेज, वो किस भाषा में आपस में बातें करते थे, तो जो बातें करते थे वो फ्रेंच भाषा में करते थे। जैसे नहीं कहते कि कोई अगर अच्छा स्टैंडर्ड है तो उसकी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी बोल रहा है तो कॉमन मैन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसी एक सोच बन गई है, एक दायरा बन जाता है। लेकिन ठीक वही चीजें यहाँ पे भी हो रहा था। ये एक जमींदार वर्ग के जैसे थे, बहुत प्रभुत्व संपन्न यूरोपियन कंट्री में थे, और इनके क्या होता था कि गांव में जमीन होता था और शहरों में हवेलियां होती थी, ठीक है। और हाई लेवल सोसाइटी था, ये अपने ही जैसे लोगों के बीच अपना संबंध रखते थे। लैंग्वेज के रूप में ये कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। अच्छे से एरिस्टोक्रेसी समझ में आ गया। इसकी शक्तियां ज्यादा थी तो राजा के संपर्क में रहना स्वाभाविक है। ये दोनों में आते थे, हो सकता है कि वो राजनीतिक पार्टी में भी हो सकते हैं, हो सकता है वो सोशलिस्ट भी है, सामाजिक भी होगा, क्योंकि जब बड़ा होगा तो बहुत सारे लोग उसे इंटरकनेक्ट होंगे। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप, तो बड़ी संख्या में जो लोग थे वो क्या थे, तो स्वाभाविक है राजा अगर होगा तो कोई एक होगा, कोई समृद्ध व्यक्ति होगा तो कोई 10 होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या गरीबी लेवल पे आ जाती है, मध्यम के नीचे, वही सबसे ज्यादा जनसंख्या के रूप में होती है। तो देखिए एरिस्टोक्रेसी नहीं होंगे, मोनार्की ये भी नहीं होंगे, तो कौन होगा, नन नहीं है तो क्या होगा, पीसेंट, किसान। सबसे ज्यादा क्या होंगे, किसान, ठीक है। कॉमन वर्ड यूज किया गया यहाँ पे। तो पीसेंट्स जो होते हैं सो मुख्य रूप से आपका सबसे ज्यादा उनके खेतों में काम करते थे, यही वर्कर होता अगर तो वो भी आ जाता है इसमें, और जो छोटे लेवल में आ जाएंगे वही आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या में मिलेंगे। टू द वेस्ट एंड द बुल्क ऑफ द लैंड वाज, तो वेस्ट की तरफ जो जमीन थे वो कैसे थे, माने उस तरफ जो जमीन के टुकड़े थे या जो क्षेत्र था वो किसके अंतर्गत था, तो फार्मिंग बाय टेनिंग, माने बड़े बड़े फार्म बने हुए थे जहाँ पे खेती होती थी। स्मॉल ऑनर थे, माने छोटे छोटे जमीन के मालिक रहते थे। ओनली टू, माने केवल दो, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों है। यहाँ पे देखिएगा कि फार्मिंग बाय टेनेंट माने वहाँ पे जमीन का बड़ा टुकड़ा होता था, और या जमीन को काम कराने के लिए एरिस्टोक्रेसी के द्वारा लोगों को नियुक्त होते थे जो वहाँ पे खेती कराते थे, और प्लस में वहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल ऑनर भी होते थे जो अपनी खेती खुद करते थे। क्लियर हुआ दोनों? Yes. Where is the growth of town and the emergence of the commercial classes? तो आप देखिए पहले क्या था, एरिस्टोक्रेसी, उसने क्या किया, खेती के कामों पे ध्यान दिया, खेती के क्षेत्रों को फार्मिंग के द्वारा और ज्यादा इंक्रीज किया। तो ये दोनों चीज तो बढ़े, लेकिन उसके साथ और भी तो संसाधन व्यक्ति के रिक्वायरमेंट में आते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे बदलना शुरू क्या किया, टाउन में इमरजेंस ऑफ द कॉमर्शियल क्लासेस का डेवलपमेंट किया, माने वाणिज्यिक रूप से, वाणिज्य माने होता है व्यापार के क्षेत्र में धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे। एरिस्टोक्रेसी बदलने लगा किसमें, बिजनेस के क्षेत्र में। तो कॉमर्शियल क्लासेस जो है वो किस क्षेत्र में बढ़ रहे थे, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप की तरफ उनका बढ़ना शुरू हुआ था। बाद में देखिएगा कि आपको फ्रांस, इंग्लैंड, इस सब में आपको बहुत सारे इंडस्ट्री लगने लगेंगे, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग शहरों की तरफ बढ़ने लगेंगे, तो शहरी क्षेत्र घनी आबादी होती जाएगी और गांव से धीरे धीरे लोग कम होते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे लोगों में क्रांति की भावना आती है, ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता आती है, और एक देश से वो दूसरे देशों में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब रिस्क ले ही रहे हैं तो अपने देश में रहें चाहे दूसरे देश में, वो रिस्क लेना है तो स्वाभाविक है कहीं भी जाके वो कमाएगा, और ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, यही कॉमर्शियल जब बना तो क्या हो जाएगा, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वो कब हुआ था, तो देखेंगे कि कब है कि सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी, सेकेंड हाफ में। क्लियर है यहाँ तक? Who is member of a new social group, तो पहले आप क्या देखते हैं, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी ने धीरे धीरे आगे की ओर चेंज किया तो कॉमर्शियल ग्रुप के रूप में बदला। फिर कॉमर्शियल ग्रुप के द्वारा जो कार्य किया गया वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो क्या अकेले कोई इंडस्ट्री तो नहीं चलती है, उसमें वर्कर की आवश्यकता होगी। वर्कर फिर कौन बनेंगे, तो जो पीसेंट थे, जो किसान थे, कॉमन है सबका। अगर एक जाल बनाओ फ्लो चार्ट तो समझ में आएगा कि कौन कहाँ से जा रहा है। और उसमें क्या था कि अगर राजा का सिस्टम को देखेंगे तो राजा 3 स्टेज में बांटे हुए था अपना सिस्टम को। फर्स्ट स्टेज में मोनार्की खुद होता था, सेकेंड स्टेज में उसके जो हाई लेवल के जो वर्कर होते थे या
जो अभी एरिस्टोक्रेसी हुए वो फादर ये सब रहते थे। थर्ड स्टेज में आते हैं तो इसमें आपको मुख्य रूप से वर्कर होते थे, किसान होते थे, जो मुख्य रूप से आपको टैक्स या रेवेन्यू अदा करते थे। ठीक है, राजा ने सिस्टम बनाए हुए था कि वो व्यक्ति यहाँ पे वोट देने का अधिकारी होगा जिसे कम से कम फर्स्ट वैगेज मिला हुआ। फर्स्ट वैगेज का मतलब है उसकी पहली सैलरी। किसी भी कंपनी में काम करने पर जब उसको पहली सैलरी मिलेगी वही व्यक्ति वोट देने का अधिकारी होगा, यानी वोटिंग राइट उसी को दिया जाएगा। जो दिवालिया है, जो लैंडलेस है, और उसका तो पता है चलेगा नहीं कंपनी में, कंपनी तो वर्क देखेगा, कंपनी में जमीन से क्या लेना देना है उसको। तो वहां पे क्या चाहिए कि उसकी फर्स्ट सैलरी उठने का मतलब कि वो काम करेगा तभी उसको सैलरी मिलेगी, यानी वो वर्किंग मतलब काम करने वाला जो व्यक्ति है अगर फर्स्ट वैगेज उठाएगा इसका मतलब सरकार को रेवेन्यू जाएगा। तो सरकार जो रेवेन्यू मिलेगा तो वो उसको माने सुरक्षा देगा, उसकी माने जो भी जरूरतें उसकी पूर्ति होगी, अन्यथा जो नहीं देगा उसकी कोई भी पूर्ति नहीं की जाएगी और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पे आ जाए तो हु इज मेंबर ऑफ ए न्यू सोशल ग्रुप, एक जो नया ग्रुप बना उसके कौन मेंबर है। तो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड है, नन है। तो अच्छे से पता है कि मिडिल क्लास मध्यम वर्ग आया कहां से, उसी से तो निकला है। जो हमारे शिक्षित वर्ग हो गए तो एजुकेटेड हुए, स्टेब्लिश शहर में हो गए तो क्या हो गया मिडिल क्लास बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया वर्किंग क्लास हो गया और कौन हो गया मिडिल क्लास हो गया, दोनों हो गए। तो उसके अगले स्टेप में देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सफरेज। सफरेज का मतलब क्या है उनकी भाषा में तो बोली जाती है, देख आपको पीछे देख चुके हैं कई सारी भाषाएं हैं, हर एक देश की अपनी अपनी। तो सफरेज का मतलब क्या, राइट टू स्पीक बोलने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम आजादी का अधिकार, राइट टू वोट वोट का अधिकार, नन कोई नहीं। तो राइट टू वोट को आपको सफरेज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जिसके पास कोई संपत्ति न हो, एंड ऑल वुमेन और सारी महिलाएं वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम, किसके लिए फाइट कर रही थी, क्या चाहिए था उनको। तो राइट टू स्पीक बोलने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम आजादी का अधिकार, पॉलिटिकल राइट नन। तो उनको क्या चाहिए था पॉलिटिकल राइट। अगर पॉलिटिकल राइट की जगह राइट टू वोट भी लिखिएगा तो वो सही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये एक ही के दो रूप बने हैं, राइट टू वोट हो सकता है और पॉलिटिकल राइट, माने राजनीतिक अधिकार चाहिए था कि वो भी वोट दे सके। क्लियर है यहाँ तक के। तो व्हिच पीरियड डिड ऑल एडल्ट मेक एंजॉय सफरेज, किस समय में सबको सफरेज यानी वोट का अधिकार मिल गया था। एक ऐसा समय आया था जो राइट टू वोट, अभी जो पढ़े सफरेज का मतलब क्या होता है राइट टू वोट। तो कब यूरोपियन कंट्री में ऐसा घटना घटित हुआ कि सभी को वोट देने का राइट मिल गया था, मान महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया था। हाँ, दासों को नहीं मिला था। हाँ, कंफ्यूजन में मत रहिए, दास को फ्रीडम मिला था, दासों को क्या हुआ था आजादी मिली थी, राइट टू वोट नहीं मिला था। लेकिन महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया था। तो उस समय कौन था, तो यहाँ देखिए सोशलिस्ट में, पॉलिटिकल में, जैकोबियन में, नन में। तो कहाँ पे था उसको जैकोबियन में। जैकोबियन एक क्लब बनाया गया था जो पीछे से पढ़ते आए हैं एक चर्च के फादर के द्वारा, और उन्होंने जब आजादी मिली थी यूरोपियन कंट्री में, फ्रांस से शुरू हुआ था, तो सभी को क्या किया गया था वोटिंग राइट उपलब्ध हुए थे। लेकिन फिर जब चेंजिंग आया, नेपोलियन का टाइम आया, तो नेपोलियन कोड वेंट टू बैक टू लिमिटेड सफरेज। फिर से इसने क्या किया राइट टू वोट का अधिकार सीमित कर दिया, राइट टू वोट का अधिकार कर दिया सीमित। तो सीमित किया तो क्या हुआ, किसके लिए, मैन को दिया गया, वुमेन को दिया गया, यंग को दिया गया, नन। सीमित किसको किया गया, तो वुमेन को। महिलाओं को सीमित कर दिया गया, महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, इधर मैन को दिया गया था। ठीक है, अब है कि वुमेन को किसके अंतर्गत रखा गया, अगर राइट टू वोट अगर नहीं करती है तो वो किसी की संपत्ति हो जाएगी। तो वो संपत्ति है तो उसको राइट क्या है कि वो क्या सही बोले और क्या गलत बोले, उसके विचार का स्थान नीचे करके तो वोट देने का अधिकार किसको देंगे। तो यहाँ बताया गया कि वुमेन सब्जेक्ट, यहाँ देखिए वुमेन को सब्जेक्ट कहा गया यहाँ पे, है ना, वुमेन सब्जेक्ट टू बी द ऑथोरिटी। तो महिलाओं के सुरक्षा का अधिकार किसको दिया जाए, उसका गार्डिंग कौन करे। ठीक है, तो इनटू द नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड के अनुसार महिलाओं के सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेवार है। तो यहाँ पे देखिएगा फादर है, हस्बैंड है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड है, नन है। बताइए कौन है फर्स्ट और सेकंड।
फर्स्ट और सेकंड ही हमारा लगभग तो बोथ ही रहता है, पता होना Yes. चाहिए। तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आपका कि फादर होगा, क्योंकि जन्म लेगी तो कहाँ होगी, पिता के घर में होगी, तो गार्डियन का काम किसका हो गया, फादर का। और जब शादी होगी तो कहाँ होगी, हस्बैंड के यहाँ, तो हस्बैंड का राइट होगा कि उसको अथॉरिटी दे, उसको अथॉराइज करे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी होगी। तो ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो यहाँ पे। Yes. हो गया सर। Which time women and non-properties men organize opposite movement of the demand। सबसे पहले अभी पढ़े थे कि दो स्थितियां बनी थी। सबसे पहले जैकोबियन ने क्या किया था कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया था, जिसे सफ्रेज कहा गया था। Yes. फिर उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन आया, नेपोलियन कोड लागू किया गया। नेपोलियन कोड में महिलाओं से अधिकार छीन लिए गए और उनको अधिकार दे दिया गया था पति और पिता के पास। Yes. फिर उसके बाद उससे भी एक कदम आ गया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों ने अपना अपना विरोध करना शुरू कर दिया। तो जो दास होते थे वो, चूंकि उसे सफ्रेज तो मिल गया था, आजादी मिल गई थी, तो पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया था उनको। ये अधिकार नहीं था कि वो किसी को चुने जो उसके प्रतिनिधित्व करे या उनके बारे में सरकार के सामने रख सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब आंदोलन करना शुरू किया तो इनके आंदोलन में कौन कौन हिस्सा लेंगे, तो सीधी सी बात है, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा वही ना हिस्सा लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया, विच टाइम, ऐसा समय कब आया कि वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टीज कौन थे, जो दास थे, जिसके पास संपत्ति नहीं था। तो नॉन प्रॉपर्टीज मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। वो चाहते थे जैसे राजा के एरिस्टोक्रेसी को पूरा अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार से इनको भी पॉलिटिकल राइट इक्वली मिले। और ये किसने करा दिया था, जैकोबियन ने करके दिखा दिया था। तो इसलिए ये मजबूर थे कि इनको फिर से वही अधिकार चाहिए। और इसके लिए क्या कर 19th सेंचुरी में हुआ था, 20th सेंचुरी में हुआ था, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड नॉन। तो 19 से 20 सेंचुरी तक हुआ था, इसलिए दोनों शताब्दी इसमें आ जाते हैं। 19 में शुरू हुआ था, 20 तक चला था, तो दोनों हो गए। अब है कि फ्रीडम ऑफ द मार्केट। और सबसे बड़ी बात है कि आप बिजनेस के क्षेत्र में जाइएगा तो आपको बताया गया था, नेपोलियन ने आया था तो एक चीज लाया था, उसे कहा गया था जैसे इसे कहा गया था जैसे आज के डेट में हम एसआई यूनिट कहते हैं, मेजरमेंट का। तो व्यापारियों को हर राज्य में जाने के बाद टैक्स लगता था। हर राज्य एक से दूसरे में जाते थे तो टैक्स लगते थे, प्लस में हर एक का मेजरमेंट अलग अलग था। तो एक ही काम को इतनी बार किया जाता था, जो वो सामान भी एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते थे और फिजिकल और मेंटल वर्क भी ज्यादा पड़ता था, सामान को पहुंचने में भी ज्यादा टाइम लगता था। उन स्थितियों के लिए द फ्रीडम ऑफ द मार्केट, मार्केट को राजा के शक्तियों से आजादी दिया जाए। कोई भी क्षेत्र का राजा का उस पे कोई राइट ना रहे, सीधे उसको इकोनॉमिकल पैसा चाहिए तो बस पैसा आप एक जगह से लीजिए, बाकी सारे व्यापार को फ्री छोड़िए, जिससे वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को कर सके। तो द फ्रीडम ऑफ द मार्केट एंड द एबलाइजेशन ऑफ द स्टेट इंपोजिंग restrictions on the dash of gold and capital। तो उनका क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था और पूंजी का क्या व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि इसके लिए भी क्या हो गया, मूवमेंट आ गया। तो व्यापारी भी किसमें जुड़ गए, महिलाओं की आजादी के लिए जो लड़ाई हो रही थी वो भी उसका एक हिस्सा बन गए। समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी मूवमेंट बिना पूंजी के संभव नहीं है।